NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नबिल बैंक, सँगै अघि। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा, पोखरा। राष्ट्रको सान, किसान। Dimex UPVC, window and door system, made in Nepal. नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर नेपाली जनता र भारतीय जनताले यो भ्रमणलाई सफल होस् भन्ने कामना गरेका छन् र भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी एउटा यस्तो व्यक्तित्वसँग छौं। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि उहाँको कार्यकालमा आइस ब्रेक भयो। रञ्जित रेले नेपालमा बसेर काम गर्दाखेरि धेरै राष्ट्रिय विकास, समृद्धि र राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ त्यतिखेर धेरै किसिमको फड्को मार्यो। आज हाम्रो बीचमा एकजना सफल डिप्लोमेट कूटनीतिज्ञ रञ्जित रे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। आएर हुनुहुन्छ। धन्यवाद। नेपाली भाषा चाहिँ अलिअलि बुझ्नुहुन्छ? थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। तपाईँ त नेपालको हरेक गाउँमा जानुहुन्छ, त्यहाँका जनताहरूसँग भिज्नु भएको छ, कुरा गर्नु भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले युनिक छ। देखिए, बहुत स्पेशल संबंध हैं और बहुत घनिष्ठ हैं, बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं और बहुत प्राचीन संबंध हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यूनिक संबंध है। किसी और दो देश में मैं तुलना नहीं कर सकता इस तरह के संबंधों का। अभी नेपाल का प्रधानमंत्री का दौरा दिल्ली में शुरू हो रहा है। ये भ्रमण का विशेषता, इसका महत्व क्या हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं और बहुत बहुआयामिक हैं और मैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि बहुत क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप है, भ्रातृ संबंध है। तो इस तरह के संबंध जो होते हैं, इनमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती हैं और कभी कभी कठिनाइयां भी बहुत आती हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे टाइम टू टाइम इन सभी विषयों पे बातचीत होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बातचीत होनी चाहिए, किस तरह सुलझाएं। जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें डिस्कशन होना चाहिए कि कैसे इन अपॉर्चुनिटीज को हम सीज करें, आगे बढ़ें, ताकि दोनों देशों का और दोनों लोगों का, देश की जो जनताएं हैं वो लोग कैसे प्रोग्रेस करें, उनका कैसे विकास हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत नेपाल के संबंध जो हैं केवल दिल्ली और काठमांडू के संबंध नहीं है। हमारे जो संबंध हैं वो पूरे जितने भी आपके 7 प्रांत हैं और हमारे इतने अनेकों प्रांत हैं, उनके संबंध भी हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि हम लोग काठमांडू और दिल्ली पे फोकस करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स दिल्ली और काठमांडू में है। बट मुझे लगता है कि जो अगर आपको एक होलिस्टिक व्यू चाहिए भारत नेपाल का संबंध, तो बहुत जरूरी है कि काठमांडू से हटकर और दिल्ली से हटकर भी जाएं, तब आपको पता चलेगा किस तरह के हमारे संबंध हैं। नेपाल भारत संबंध जनस्तर में है, रोटी बेटी का संबंध है, धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाज बहुत निकटता है ना। लेकिन राजनीति में नेपाल में एक बहस हुआ, भारत इंटरफेयर कर रहा है नेपाल के आंतरिक मामला में। ये ठीक है कि बेठीक है? आप क्या चाहते हैं? आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, एक तो आपको भारत नेपाल संबंध समझना पड़ेगा कि ये एक तरह से एसिमेट्रिक संबंध हैं। नेपाल की आबादी 3 करोड़ है, भारत की आबादी अब 145 करोड़ है। भौगोलिक तौर से भी आप देखेंगे तो एक ये काफी एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप है और इसीलिए नेपाल में भारत हमेशा एक बहुत इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल फोर्स की तरह माना जाता है। और जैसे आप देखेंगे कि नेपाल में भारत की चर्चा बहुत होती है और इसी तरह और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में है। तो एक तो ये वजह है क्योंकि एसिमेट्री है रिलेशनशिप में। बट जो माइक्रो मैनेजमेंट का आपने जो सवाल उठाया है, ये मेरे से बहुत लोग कहते थे। आपने तो पुस्तक भी लिखा ना? जी, माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, पुस्तक मैंने, पुस्तक है जी, काठमांडू डिलेमा मैंने लिखा है इसके बारे में।
और जो ये मुझे लगता है कि ये जो 1947 के बाद और आपके यहाँ 1950 के बाद जिस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुआ है, राणा तंत्र से लेके और पंचायत काल से और फिर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी से लेके अब रिपब्लिक तक, तो उन सारे जो इम्पोर्टेंट सेमिनल मोमेंट्स थे नेपाल की हिस्ट्री में, उसमें भारत का साथ जो है हमेशा प्रोग्रेसिव चेंज के लिए रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग एलिट्स थे उस टाइम के, इससे नाराज भी हुए। तो इस तरह की ये फीलिंग हुई है कि भारत इंटरफियर करता है। तो मैं समझता हूं कि अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो भारत का जो रोल रहा है वो प्रोग्रेसिव चेंज के लिए रहा है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए रहा है, इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, समानुपातिक और क्या बोलते हैं संघीयता, जो भी नेपाल की एस्पिरेशंस थे उसको भारत ने सपोर्ट किया है। बट इसको कुछ लोगों ने माइक्रो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया है। तो ये जो एक क्रिटिसिज्म है इसको हम लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए और इसको सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए कि हम लोग ऐसा कुछ ना करें नेपाल में जिससे लोगों को ये लगे कि भारत का बहुत एक इंट्रूसिव और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट वाला रोल है। नेपाल भारत संबंध में संभावना और चुनौती बहुत निकट है। नेपाल प्रगति और उन्नति के पथ में जाना चाहता है, लेकिन भारत का सपोर्ट है विकास और समृद्धि में, पूरा 100% सपोर्ट है। क्योंकि जो नेपाल का विकास जो है वो नेपाल के लिए केवल नहीं भारत के भी हित में है। नेपाल का विकास होगा, नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, नेपाल में शांति होगी, तो उससे भारत का भी फायदा है। क्योंकि देखिए हम दोनों जुड़े हुए हैं, हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं, तो जो एक कंट्री में होता है उसका प्रभाव दूसरे कंट्री में भी पड़ता है। तो अगर नेपाल में तरक्की और विकास होगा तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया में पड़ेगा, अगर नेपाल में दिक्कतें होंगी तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया में पड़ेगा। तो मैं तो समझता हूं कि ये दोनों देशों के हित में है कि दोनों देश आगे तरक्की करें, और चैलेंज ये है कि किस तरह हम दोनों देशों का विकास जो है और तेजी से बढ़ सकता है। नेपाली पीपुल आपको परिचित व्यक्ति के रूप में देखते हैं, क्योंकि आपके कार्यकाल में नेपाल भारत संबंध में महत्वपूर्ण काम हुआ। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री प्रचंड का दिल्ली दौरा है, भारत भ्रमण है, इसका खास एजेंडा क्या हो सकता है? 1, 2, 3। देखिए, जिस तरह के हमारे संबंध हैं, मैंने कहा कुछ दिक्कतें भी होती हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। तो अगर हर वक्त हम लोग दिक्कतों पे फोकस करेंगे किसी भी विजिट में, तो मुझे लगता है कि प्रोग्रेस कम होगी। तो जो इश्यूज हमारे बायलैटरल इश्यूज हैं, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको आगे रिजॉल्व तो करना ही है और बातचीत के माध्यम से करना है। पर मुझे लगता है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा होना चाहिए कि आगे के 10 साल में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री प्रचंड जी का जो विजिट है वो इकोनॉमिक इश्यूज, विकास के इश्यूज में रूटेड है, जैसे कि जल ऊर्जा में हम क्या कर सकते हैं, और जो हमारे रिलीजियस सर्किट्स हैं, बुद्धिस्ट सर्किट, हिंदू सर्किट, टूरिज्म में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और जो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं इंडिया में, जैसे आप जानते हैं आप अपने मोबाइल फोन से हर जगह पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर नेपाल के लोग यहाँ इंडिया आएंगे और वो अपने मोबाइल फोन से यहाँ पे चीजें खरीद सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं, कितना आसान हो जाएगा। मुझे याद है नेपाल में मैं जब था तो इतने लोग वहां कंप्लेन करते हैं हमें भारू नहीं मिलते हैं, हमें इंडिया जाना है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, भारू नहीं मिलते हैं। तो अगर ये डिजिटल कनेक्टिविटी हो जाएगी फाइनेंशियल, तो सोचिए कितना इजी हो जाएगा दोनों देश के लोगों को आने जाने में और अपना जो भी काम करते हैं उसको करने में। तो मुझे लगता है कि ये विजिट जो है इसका जो स्तंभ है, जो मेन पर्पस इसका जो है, इकोनॉमिक इश्यूज, कनेक्टिविटी इश्यूज, कैसे हम दोनों कंट्रीज तेजी से आगे बढ़ें। और ये विजिट जो हो रही है, देखिए कोविड के बाद है, कोविड से कितना नेगेटिव असर पड़ा पूरी दुनिया में और हमारे दोनों देशों में भी। अभी वो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रूस के साथ, इस संदर्भ में हो रही है विजिट। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक फोकस जो है वो बिल्कुल सही फोकस है इस विजिट के। इकोनॉमिक फोकस तो नेपाल भारत संबंध का मूल एजेंडा बनना चाहिए, लेकिन पब्लिक बोलता है कि नेपाल भारत संबंध में कुछ समस्या ही नहीं है। राजनीतिक लेवल में कितने समस्या, आपको क्या लग रहा है? अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक एसिमेट्रिक रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में। तो क्या होता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये एक एजेंडा पे करता है कि देखिए हम हैं जो हम डील कर सकते हैं इंडिया के साथ, या जो हम
भारत नेपाल के मसले हैं, मैं स्ट्रांग लीडर हूं, मैं ही सॉल्व कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह की राजनीति जो है उसके शॉर्ट टर्म डिविडेंड्स तो होते हैं, बट लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता इस तरह की राजनीति से फायदा होता है, ना तो नेपाल को और ना इंडिया को। तो मुझे लगता है कि राजनीति जो अभी है वो उसको जो हमारा ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जो भी इश्यूज हैं, जो डिफरेंसेस हैं हमें, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपस में बैठ के और बहुत ओपनली और फ्रैंकली डिस्कस करना चाहिए कि भाई ये मुद्दा है, अब इसको हम कैसे इसको सुलझाया जाए। जब तक नेपाल में परिवर्तन हुआ 2007 साल से अभी तक भारत का महत्वपूर्ण भूमिका था नेपाल में डेमोक्रेसी का मूवमेंट में, लोकतांत्रिक मूवमेंट में, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र लाने के लिए भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। संविधान सभा से जब संविधान जारी हुआ उस समय नेपाल भारत संबंध में समस्या दरार पैदा हो गया दोनों देश के बीच में, द्वंद्व और विवाद। नेपाल के संविधान को अभी भारत ने पूर्ण रूप में स्वीकार किया है ना, अभी उसमें तो समस्या नहीं है। आप क्या दृष्टिकोण दे सकते हैं इसमें, आपका क्या है? नहीं, बिल्कुल, अब नेपाल ने संविधान एक नया अपनाया है और वो तो भारत को पूरी तरह स्वीकार्य है। इसमें तो कोई कंप्लेन नहीं है भारत सरकार का, कोई संविधान प्रति। ये सवाल तो उस वक्त उठा था और उस वक्त का जो सर्कमस्टांसेस थे वो अलग थे। अब तो 8 साल हो गए हैं 2015 के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये कोई मेजर इशू है। अब सीमा विवाद के समाधान कैसे होगा दोनों देश के बीच में? देखिए, इसका मोडालिटी क्या होना चाहिए? सीमा विवाद बहुत जटिल हो गया है। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो नेपाल ने एक ये चुच्चे नक्शा जारी किया है। जो पहले हमारा सीमा विवाद था वो केवल कालापानी क्षेत्र तक ही सीमित था। अब सीमा विवाद बहुत बढ़ गया है और आपका नया नक्शा आ गया है और वो नक्शा जो है 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ है आपके पार्लियामेंट में। और अब नेपाल कह रहा है कि अब इस पे भारत से हम बातचीत करें। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि पहले तो आपने अपना सीमा इतना एक्सपैंड कर दिया, अब आप कह रहे हो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, दूसरा इशू भारत के लिए क्या है कि आपने तो 2/3 इसमें संविधान से पारित कराया है, तो आपके लोग जो हमसे बातचीत करने आएंगे, हमें क्या गारंटी है कि जो भी समझौता निकलेगा वो आपकी पार्लियामेंट को मान्य होगा। तो इसीलिए जो सीमा का विवाद है बहुत जटिल हो गया है अब, और मुझे नहीं लगता है कि ये तुरंत इसमें कोई रेजोल्यूशन आएगा। इवेंचुअली हम लोगों को तो पता ही है कि दोनों देशों को बातचीत करके ही इसका एक हल निकालना पड़ेगा, पर मुझे जो मेरी असेसमेंट है ऐसा नहीं लगता कि तुरंत इसका हल निकलेगा। नेपाल भारत संबंध का जो इसका बहुआयामिक पक्ष है, लेकिन सीमा विवाद के बारे में अभी नेपाल में, दिल्ली में भी बहस जारी है। लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपाल का है, नेपाल सरकार का दावी है, नेपाल के पार्लियामेंट ने सर्वसम्मत रूप में पारित किया है। वो जमीन फिरता करने के लिए भारत तैयार है कि नहीं, आपको क्या लगता है? भारत तो ये मानता ही नहीं कि ये जो जिक्र आपने किया है कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी नेपाल का है, भारत को तो ये बिल्कुल नामंजूर है। हम तो इसको मानते ही नहीं, तो जमीन फिरता करने की तो सवाल ही नहीं उठता। जमीन फिरता नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। जब हम तो कालापानी फिरता नहीं होगा, हम तो मानते ही नहीं कि नेपाल का जो दावा है, तो नेपाल ने दावी किया है। कल अब आप कल कोई भी देश कहे कि ये हमारा है, वो हमारा है, तो हम फिरता करें, ये तो हम मानते नहीं है ना। क्या सबूत आपने दिया है? कोई सबूत भी नहीं दिया है, तो कैसे हम माने? तो इसीलिए सीमा विवाद जो है बहुत जटिल हो गया है, इतना इजी नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि तुरंत हो जाएगा रिजॉल्व। इसका समाधान कैसे करना है? सोल्यूशन क्या उपाय क्या हो सकता है? अल्टीमेटली हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, समाधान तो बातचीत करके ही होगा। कालापानी का मुद्दा जहां तक था, भारत और नेपाल अग्रीड थे कि भाई ये एक इशू है, इसको रिजॉल्व करना है। अब ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया और पेचीदा हो गया, तो अब नई तरह से देखना होगा कि किस तरह ये रिजॉल्व होगा। और अभी ये मुद्दा जो है बहुत रॉ है, अभी 2-3 साल ही हुए हैं इस मुद्दे को, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी उपयुक्त समय है इसको रिजॉल्व करने के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप भारत के नजर से देखिए कि कोई हमारा जो घनिष्ठ मित्र देश है वो कह रहा है कि ये सारा इलाका जो अभी भारत के पास है वो हमारा है, तो हम इसको कैसे स्वीकार? बांग्लादेश से भी आपका सीमा विवाद हाँ। मोदी साहब नेपाल का सीमा विवाद करना नहीं चाहता है? नहीं, चाहते तो सब लोग हैं, पर जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नेपाल की तरफ से जो ये चुच्चे नक्शा आया है और जो 2/3 से पास हुआ है, उससे सीमा विवाद का समाधान निकालना काफी पेचीदा और मुश्किल हो गया है।
जैसे बांग्लादेश के सीमा विवाद भारत ने सुलझाया है ना, समस्या समाधान किया है ना। बिल्कुल। नेपाल का समस्या, उसका विकल्प क्या हो सकता है? सुलझाया जाएगा। विकल्प तो अभी मैं आपको कैसे बताऊं, पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि क्यों इसको वार्ता शुरू करने में क्या कठिनाई है। क्या कठिनाई है वार्ता शुरू करने के लिए? सबसे बड़ी कठिनाई है कि आपका डेलीगेशन यहां आएगा, ठीक है, हमारे साथ बात करेगा, उस मीटिंग के बाद कुछ निचोड़ निकलेगा, कुछ अग्रीमेंट होगा। हम लोगों को ये गारंटी नहीं है कि वो अग्रीमेंट जो है आपकी जो पार्लियामेंट है उसको पास करेगी। तो हम किस बेसिस पे निगोशिएट करें, क्योंकि आपके यहां अब ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये पार्लियामेंट के हाथ में है, क्योंकि 2/3 से हुआ है। और आपकी पार्लियामेंट में जो भी सीमा विवाद का सोल्यूशन निकलेगा वो क्या 2/3 से पास होगा? हमें क्या गारंटी है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे वार्ता करना भी बहुत पेचीदा हो गया, इतना इजी नहीं है। तो पहले तो काफी बातचीत करनी पड़ेगी कि किस तरह इसका समाधान हो सकता है, इतना इजी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप इस इशू को लेके ही अटके रहेंगे तो समस्या समाधान नहीं होगा, तो समस्या समाधान नहीं होगा, संबंध दरार में परिणत होगा, समस्या समाधान नहीं होगा और बाकी जो रिलेशनशिप है वो भी और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। लिम्बेधोरा और लिम्बू काला पानी के अड़ान में नेपाल रहेगा तो जटिलता आएगा, बिल्कुल आएगा दोनों देशों के बीच में। बिल्कुल। नेपाल को क्या करना चाहिए, आपको क्या है इसमें दृष्टिकोण? अब ये तो दोनों देशों के बीच में जब बातचीत होगी तो इस पे बातचीत होगी, बट मैंने तो ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा असेसमेंट, मैं तो अब सरकार में नहीं हूं, पर मेरी थिंकिंग ये है कि किस बेसिस पे निगोशिएशन शुरू किया जाए, जब कोई गारंटी नहीं है कि जो भी अंडरस्टैंडिंग निकलेगी वो आपकी सरकार, आपको की पार्लियामेंट को मान्य होगी। सरकार को चाहे मान्य हो, पर सरकार को मान्य होगी तो ऑपोजिशन को भी मान्य होगी कि नहीं? आपने तो क्लियर कट बता दिया है ना। आपका कहना है कि वो विवाद भारत अभी तक नहीं मानता है, सीमा विवाद। काला पानी के बारे में, काला पानी के बारे में विवाद था, पर जो नया आपने जो नक्शा बनाया है जिसमें आपने लिम्पियाधुरा और लिपुलेख इंक्लूड किया है, उस पे तो हम बिल्कुल नहीं मानते। बिल्कुल वो विभाग भारत छोड़ने तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। लिम्पियाधुरा और लिपुलेख बिल्कुल। देखना बहुत नया दिल्ली में और भारत में है नेपाल भारत संबंध का। जैसे 98 पॉइंट सीमा विवाद समाधान है, सीमा विवाद ने बताया है, लेकिन 2% बाकी है, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी और सुस्ता। आपका क्या कहना है? 2% बाकी है, काला पानी और सुस्ता। काला पानी और सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख नहीं है। नहीं है, ये हमारा मानना है। नेपाल का प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में जब वार्ता होगा हैदराबाद हाउस में, सीमा विवाद के बारे में बातचीत हो सकता है कि नहीं, आपको क्या लग रहा है? ये तो मुझे तो, मैं तो अब जैसे आपसे कहा कि मैं तो सरकार में नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता कि क्या आपका संबंध तो सबसे है ना। जी, संबंध तो हिसाब से भी है। देखिए, जो इश्यूज रेज होंगे उस पे देखते हैं आगे कैसे बढ़ेगी बात, पर ये कहना कि इस पे बातचीत होगी उस पे नहीं होगी, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। इस बार दोनों प्रधानमंत्री के बीच में जब वार्ता हुआ, सीमा विवाद का विषय उठान करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो आप लोगों को डिसाइड। मेरा इसमें क्या दृष्टिकोण होगा? एक्चुअली आपका सब अनुभव है। देखिए, आपके यहाँ प्रेशर है, आपके यहाँ सारे पॉलिटिकल पार्टीज और नेता और ये सब कह रहे हैं कि उठाना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा प्रेशर नहीं है। भारत में तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेशर नहीं है, लेकिन नेपाल का प्रधानमंत्री प्रचंड का दबाव है, केपी ओली का दबाव है, शेरबाज देउबा का दबाव हो सकता है, साना तीना सब पार्टी का दबाव है, सीमा विवाद समाधान करो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता के समय में बात करो। हाँ, तो ठीक है, ये उनका व्यू है, इसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। अभी सीमा विवाद का इश्यू आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं कहता हूं कि बहुत पेचीदा इशू है, इसको अभी आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है। सुस्ता और काला पानी का समस्या समाधान करने के लिए भारत तैयार है? बिल्कुल तैयार था, बिल्कुल तैयार था। अब जो है ये समस्या जो है और जटिल हो गई है बहुत, क्योंकि जैसे आपने कहा 98% बाउंड्री सेटल हो चुका है। भारत तो चाहता था, मेरा इंटरव्यू में बताया है, भारत चाहता था कि 98% जो सेटलमेंट हो गया है उस पर साइन कर दें और बाकी 2% बाद में करें। और इसकी वजह यह है क्योंकि नहीं तो बॉर्डर पे हमेशा किचकिच होता है कि ये हमारा है, ये हमारा है। जब एक दफे वो 98% हो गया तो कम से कम उतने पे तो हम साइन कर दें। पर नेपाल का ये मानना था कि नहीं, जब तक 100% नहीं होगा हम 98 पे नहीं साइन करेंगे। तो इसीलिए जो कभी कभी प्रॉब्लम्स आप सुनते हैं बॉर्डर पे, ये होती रहती हैं। जब तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री हुआ था, उनका
नेपाल भ्रमण में, नेपाल के पार्लियामेंट में बहुत महत्वपूर्ण स्पीच दिया था जी नरेंद्र मोदी का। उस समय नेपाली जनता ने वाह वाह नरेंद्र मोदी कहा था, उनका इतना समर्थन मिला था। आज करीब करीब 8-9 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री का यात्रा नरेंद्र मोदी का। 4 बार उनने नेपाल को भ्रमण किया, 4-5 बार। पशुपति भी गए, लुम्बिनी भी गए, जनकपुर भी गए, मुस्तांग भी गए, मुक्तिनाथ भी गए। अभी धार्मिक यात्रा भी नरेंद्र मोदी का सफल हुआ। नेपाल का मेन एजेंडा आज के दिन में विकास है। अभी भारत नेपाल को विकास करने के लिए क्या शर्त आगे सारता है, क्या है उनका दृष्टिकोण विकास के लिए? नेपाल को क्या करना चाहिए? भारत की कोई शर्त नहीं है, पर भारत चाहता है कि नेपाल भी तेजी से विकास करे और भारत भी तेजी से विकास करे। और भारत चाहता है कि नेपाल और भारत साझा तरह से विकास करें, जॉइंटली आगे बढ़ें, जिसमें जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल कनेक्टिविटी का कहा, हाइड्रो पावर का बहुत पोटेंशियल है, उसमें हम लोग काफी काम भी कर रहे हैं। कनेक्टिविटी के कितने ऑयल पाइपलाइन बनी है, रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है, तो विकास हो रहा है, वो इसकी रफ्तार और बढ़ानी चाहिए। कनेक्टिविटी को क्या मैं करना चाहता हूं, देखिए भारतीय रेल काठमांडू क्यों नहीं पहुंचा, क्यों जाना चाहिए? नहीं, देखिए आपने कह दिया और कल हो जाए, इतना आसान तो नहीं है, इसमें समय लगता है, बहुत पेचीदे मामले होते हैं। पहाड़ में रेलवे जा रही है, पर हमने भारत में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में रेल जा रही है, तो भारत में एक क्षमता है कि काठमांडू तक रेल ले जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो डीपीआर वगैरह का कार्य चल रहा है वो प्रगति तेजी से होगी। जैसे आपके नेपाल के बॉर्डर में तो रेल कम से कम आ रही है, बॉर्डर में रेल आ रहा है, लेकिन अब काठमांडू में रेल जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हमारा प्रस्ताव है। जी जी जी। नेपाली जनता काठमांडू वासी भारतीय रेल करना चाहता है, एक दिन जरूर पहुंचेगी, एक दिन जरूर पहुंचेगा। ये रूट के बारे में जितना विवाद अभी काठमांडू में है, नई दिल्ली में मैंने देखा हूं, जैसे पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जो अभी संभावना भी है, भारतीय जहाज क्यों अवतरण नहीं कर रहा है दोनों एयरपोर्ट में? कारण क्या है? देखिए इसका कारण मुझे इतना इसका इल्म नहीं है, पर मैं ये समझता हूं कि जैसे आप बॉर्डर पे एयरपोर्ट बना रहे हो, तो जब आप एयरपोर्ट बना रहे हो आपको पता है ये सब हमें अप्रूवल चाहिएगा, तो ये तो जो प्लानर्स थे उनको पहले से भी ये सोचना चाहिए था कि हम ये एयरपोर्ट बना तो रहे हैं, तो भारत से बातचीत करें, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। अब पता नहीं ये हुआ कि नहीं हुआ, पर ये एक जटिल समस्या है। और इसका मुझे लगता है जो खासतौर जो भैरवा एयरपोर्ट है वो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, तो कुछ ना कुछ समाधान इसमें निकालना पड़ेगा। अभी नेपाल को विकास और समृद्धि के लिए आज नेपाल का लीडरशिप कितना सफल है और नेपाल भारत संबंध अविश्वास का कारण है कि नहीं? देखिए विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट जो होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, जो आपके जो प्राइवेट सेक्टर है या सरकार है वो इन्वेस्ट करें नेपाल में। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी लगानी आए नेपाल में। तो 1990 के दशक में काफी विदेशी लगानी आई थी, इंडिया से काफी लगानी हुई। उसके बाद किसी ना किसी वजह से ये लगानी और उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो जो फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है और बढ़े, किस तरह वहां मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे पोटेंशियल है, चाहे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है या हाइड्रो पावर है या स्किल डेवलपमेंट एरिया है, एग्रीकल्चर है। तो कई एरियाज में जहां पे लगानी आए, तो नेपाल की सरकार को और नेपाल के जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड वगैरह कर रहे हैं काम, किस तरह इसको और अट्रैक्ट करें फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, नेपाल को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। भारतीय उद्योगपति और व्यापारी नेपाल में लगानी करने के लिए तैयार हैं? देखिए क्या शर्त क्या हो सकता है? नहीं, मैंने काफी लोगों से बातचीत किया था और मुझे जो एक इशू ये लगता था कि भारतीय व्यापारी विदेशों में तो कर रहे हैं लगानी, तो हमारे नेबरहुड में नेपाल में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कुछ 3-4 इशू जो हमारे लोगों ने बताया, एक लेबर लॉज थी, एक रेमिटेंसेस का इशू था, एक पेटेंट राइट्स आईपीआर का इशू है। तो कुछ इश्यूज हैं जो अभी नेपाल को डील करना है, जिसकी वजह से लगानी आएगा। और दूसरा एक इशू था कि नेपाल का स्केल बहुत कम है, नेपाल का मार्केट छोटा है, बट उसको तो वो कोई नेगेटिव इशू नहीं है, क्योंकि नेपाल कैन बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग
ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड टू इंडिया। तो नेपाल में जैसे एक कंपनी हमारी है, उसकी बॉर्डर पे फैक्ट्री है और सारा सामान जो है वो तो भारत में बेचा जाता है, क्योंकि हमारा तो ओपन बॉर्डर है, फ्री ट्रेड है। तो मुझे लगता है पोटेंशियल बहुत है, पर इस पे काम करना पड़ेगा दोनों तरफ से। और जो आपके चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है, FNCCI है, निक्की है, इन लोगों को काफी आगे बढ़ना पड़ेगा और किस तरह प्राइवेट सेक्टर को जोड़ सकें एक दूसरे के साथ। अभी नेपाल का विद्युत खरीद करने के लिए भारत ने एक शर्त आगे बढ़ा है कि जब चीनिया लगानी में जितना विद्युत नेपाल में उत्पादन होगा और चीनिया ठेकेदार जो नेपाल का हाइड्रो पावर में काम करेगा उस समय और जितना उत्पादन विद्युत है हम खरीद करने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने क्यों ऐसे शर्त आगे बढ़ाया? अब देखिए, ये तो आप इसके कारण क्या हो सकता है? नहीं, एक तो ये हमारी गाइडलाइंस हैं, जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं उनको देखना होगा कि गाइडलाइंस में क्या है। तो जो भी रूल्स गाइडलाइन में है उसी हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। और दूसरा, आपको एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी समझनी चाहिए। आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में होपफुली थिंग्स विल चेंज। मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा नेपाल और भारत और बांग्लादेश जुड़ेंगे एक दूसरे से, उतना ही तीनों देशों के लिए अच्छा है, उतना ही एक हमारी पार्टनरशिप प्रगाढ़ होगी, रिलेशनशिप इंप्रूव होगा और जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो भी रिजॉल्व होंगी। तो मैं समझता हूं कि हमें वो सब कुछ करना चाहिए जिससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है सब रीजनल लेवल पे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इसको और तीव्रता मिले। लेकिन चीनिया लगानी का विद्युत भारत खरीद करने के लिए तैयार नहीं है आज के दिन में। देखिए, आज के दिन में जो हमारी गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन क्या है? हाँ, उसी के बेसिस पे से हम खरीदते हैं। गाइडलाइंस डिटेल्ड है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें यह है कि जिन लैंड बॉर्डर्स के साथ जिनका इंडिया के साथ है, उनके इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो तभी उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जब कोई बायलैटरल एग्रीमेंट होगा उस पावर सेक्टर में उन दो कंट्रीज के बीच में। तो इस तरह की टेक्निकल डिटेल्स हैं, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग जानते हैं अच्छी तरह। नया दिल्ली का जो सोच और चिंतन और दृष्टिकोण है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चीनिया दबदबा नेपाल में बढ़ रहा है कि नहीं? आपका क्या है सोच है? देखिए, मैं सरकार की तरफ से तो नहीं बोल सकता, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि चीनिया दबदबा बिल्कुल बढ़ा है और ये न केवल इकोनॉमिक इश्यूज में बढ़ा है, बट जो एक चीनिया इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल स्फीयर में हुआ है नेपाल में, जो हमने देखा पिछले 3-4 सालों से, तो डेफिनेटली चीनिया दबदबा जो है बढ़ा है नेपाल में। नेपाल की राजनीति में चीनिया हस्तक्षेप अभी भी जारी है? अब अभी भी जारी है, आपका ये तो बड़ा मुश्किल है मेरा कहना, बट जो जिस तरह का अग्रीमेंट्स हुए थे चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, और जिस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और आदान प्रदान हो रहा था, तो उससे तो क्लियरली लगता था कि दबदबा बढ़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेपाल को नेता को पैसा देकर हिंदुइज्म फैलाने के लिए काम किया है, अमेरिकन गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। आप इसमें क्या दृष्टिकोण? देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहां तक अमेरिकन गवर्नमेंट का रिपोर्ट तो सार्वजनिक हुआ। हाँ, रिपोर्ट अमेरिकन ने कहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने नहीं कहा है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ नेपाल के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को कोट करके कहा है, अमेरिकन सरकार ने ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग नेपाल में हमें ऐसा बताते हैं, तो ये फर्क है थोड़ा। दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस था, और ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, कि ये जो हिंदू राष्ट्र का सवाल था, भारत की सरकार ने नेपाल से कभी नहीं कहा था। हाँ, भारत में ऐसी कुछ संस्थाएं थीं, ऑर्गेनाइजेशंस थे, इंडिविजुअल्स थे जो ये चाहते थे, बट जहां तक भारत सरकार की नीति थी, जब तक मैं रहा वहां 2017 तक, तो भारत सरकार ने कभी नेपाल से, किसी नेपाल के लीडर से या फॉर्मली इस तरह का कभी कुछ नहीं कहा। और आपको याद होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था और उनसे ये पूछा गया था, क्योंकि जब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे तब उन्होंने कहा था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र होना था, पर अब वो बन गए थे भारत के रक्षा मंत्री, तो उनसे पूछा गया कि आपका क्या इसमें व्यू है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत सरकार का इसमें कोई व्यू नहीं है, ये तो समथिंग, ये जो इशू है ये नेपाल के लोगों को डिसाइड करना है। हाँ, ये जरूर है कि भारत में कुछ संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जो ये चाहती हों, बट जहां तक भारत सरकार का सवाल है, इसमें कोई व्यू नहीं है। अब उस तारीख से अब तक अगर कुछ तब्दीली आई है तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत नहीं चाहता है आज के दिन में। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो मैंने आपको बताया वो 2017 तक जब तक मैं राजदूत था तब तक की बात है। 2017 से लेके अब तक क्या चेंजेस हुए इसके बारे में मुझे जानकारी। नेपाल का संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का पक्ष में भारत है कि सिस्टम के विपक्ष में भारत है? नहीं, बिल्कुल पक्ष में था, कोई सवाल ही नहीं है विपक्ष में, क्योंकि ये तो नेपाल की जनता का चाहना था। तो भारत का इसको विपक्ष विरोध में कैसे कर सकता है? वैसे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को उत्तर प्रदेश का है मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने तो बोला है, उनको निंदा किया है। देखिए, उनका एक पुराना कनेक्शन है नेपाल के राज परिवार से, पर मुझे इसके बारे में जिज्ञासा नहीं है कि ये भारत सरकार की नीति नहीं है। ये राष्ट्र संस्था फरकाना भारत नहीं चाहता अभी। नहीं, भारत का चाहना ना चाहना से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो नेपाल के लोगों को डिसाइड करना है। भारत का इसमें क्या? नेपाल का पॉलिटिकल मूवमेंट में तो भारत का महत्वपूर्ण हाथ है ना, परिवर्तन में। नेपाल भारत का हाथ 63 साल के जन आंदोलन में भारत का निर्णायक भूमिका था। भारत का हाथ था नेपाल की जनता के एस्पिरेशंस को सपोर्ट करने का। भारत ने ये नहीं कहा कि आप संघीयता लाओ या आप ये गणतंत्र लाओ या आप कुछ और लाओ। ये तो नेपाल की चाहना थी और भारत ने इसका समर्थन किया। 12 बुद्धे समझौता तो नए दिन में हुआ था ना। नहीं, 7 दल और प्रचंड के बीच में। बिल्कुल एक्सेलेंसी। तो ये जो अग्रीमेंट हुआ, जग में नेपाल में गणतंत्र है। नहीं, तो ये अग्रीमेंट तो नेपाल के लीडर्स ने, नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज और माओवादियों ने डिसाइड किया। लेकिन बैक सपोर्ट तो भारत का था। नहीं, सपोर्ट कहेंगे या फैसिलिटेशन कहेंगे, हम लोगों को पता था इसके बारे में डेफिनेटली, बट ये है तो नेपाल का और नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स ने डिसाइड किया है। ये भारत ने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन काठमांडू में एक चर्चा शुरू हो रहा है कि भारत नेपाल में राष्ट्र संस्था फरकाना चाहता है। अब ये पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को राजा बनाना था। वो हमेशा काठमांडू को कहते थे कि बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी कैपिटल है दुनिया का, रूमर कैपिटल है। तो इस तरह का तो चीजें चलती रहती हैं हर वक्त। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल को बहुत सपोर्ट करने लीडर है ना। जी बिल्कुल। और नेपाल और नेपाली के बीच में उनका जितना क्रेज है, देखिए मुझे नहीं आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए, और मोदी को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि नेपाल का विकास में भारत का महत्वपूर्ण अहम भूमिका हो सकता है। बिल्कुल, इससे मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और मुझे लगता है कि विकास का मेन एजेंडा होना चाहिए दोनों देशों के रिश्ते के बीच में। होगा? आपको लग रहा है छलफल का विषय वस्तु इकोनॉमी एजेंडा बनेगा? होगा बिल्कुल इस बार, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए आप दुनिया कितना तरक्की कर रही है, भारत कितना तरक्की कर रहा है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। भारत ने तरक्की किया है, नेपाल ने तो नहीं किया। और आपके जो जनता है सब यंग लोग हैं, इतने लोग विदेशों में हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि तेजी से नेपाल का भी विकास हो, सब चाह रहे हैं भारत का विकास हो। तो मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा बनेगा दोनों देशों के बीच में। लेकिन भारत में भी लाखों लाख नेपाली हैं। बिल्कुल, नेपाल भारत संबंध में बात नहीं। बिल्कुल सही बात है। भारत और नेपाली के बीच में जितना संबंध है उसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश के बीच में विश्वास को वातावरण बनना चाहिए और बनेगा। देखिए जैसे आपने कहा कि ये सियासी लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आम जनता में तो बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत विश्वास का वातावरण है, और सियासी लेवल पे भी बातचीत करके हमें सारे इश्यूज का हल निकालना पड़ेगा। आज के दिन में नेपाल भारत संबंध में समस्या क्या क्या है, आप बता ना सकते हैं? आज क्या क्या समस्या है? देखिए ये तो बड़ा एक जटिल सवाल आपने पूछा है, इतना इजी इसको एक्सप्लेन करना नहीं इजी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो कई समस्याएं हैं, दूसरी तरह से देखा जाए तो ऐसी कोई फंडामेंटल समस्या नहीं है जो समाधान जिसका नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि समस्याओं से ज्यादा हमें आगे का सोचना चाहिए कि हमारे जो यूथ है उनके लिए हम किस तरह का देश देखना चाहते हैं अगले 10 साल में, 20 साल में। तो उसका स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए और उस स्ट्रैटेजी में हम दोनों देश क्या कर सकते हैं इकट्ठे। समस्याएं तो आएंगी ही, देखिए किसी परिवार में भी समस्या होती है तो वो समस्या का समाधान निकलता है, पर परिवार को देखना है कि आगे और किस तरह वो डेवलप करेगा, कैसे प्रोग्रेस करेगा, कैसे तरक्की करेगा। तो मुझे लगता है वही हमारे दोनों देशों को बीच में देखना है कि किस तरह जॉइंटली हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और बढ़ावा किस तरह दें। नया दिल्ली का कंप्लेन क्या है कि
नेपाल में भारत विरोधी गतिविधि क्यों है जारी है? आपका क्या है इसमें दृष्टिकोण? अब इस पे तो मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है अपनी किताब में, और ये कुछ तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो भूगोलिक एसिमेट्री है, पॉपुलेशन की एसिमेट्री है, और कुछ जो नेपाल का ज्योग्राफी है इस तरह का है कि तीन तरफ भारत है, तो नेपाल हमेशा सोचता है कि किस तरह कंपेयर्ड टू सराउंडेड बाय इंडिया ऑन थ्री साइड्स। तो ये थोड़ा सा एक फीलिंग है। और दूसरा मैंने आपसे बताया हिस्टोरिकल एक एसोसिएशन रहा है इंडिया का नेपाल के साथ, उसकी वजह से भी कुछ ये एंटी इंडिया नेशनलिज्म और सेंटिमेंट बढ़ा है, खासतौर पंचायत काल में। तो ये सब चीजें हैं, बट ऐसा इतनी ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब चीजें तो देखिए होती हैं हमेशा, किसी परिवार में भी होती हैं, दोस्तों के बीच भी होती हैं। मेन इशू जो है कि हम दोनों को डिसाइड करना है कि आगे कैसे जाना है। आगे कैसे जाना है? तो आगे जो है हमें पूरा एक विकास का एजेंडा बनाना है और उस पे दृढ़ होके उसको पे काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और उससे एक पॉलिटिकल वातावरण भी बहुत अच्छा बनेगा। पर विकास में भी मैं देखता हूं कि हमारे यहां तू मैं बहुत चलती है, कि जैसे कि ये प्रोजेक्ट ले लिया, इंडिया इसको आगे नहीं बढ़ा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हमारे लोग कहते हैं कि नेपाल की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर इसीलिए एक वो जॉइंट संयंत्र हमने बनाया था दोनों कंट्रीज का हर प्रोजेक्ट के लिए, कि हर प्रोजेक्ट को देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और प्रैक्टिकल लेवल पे किस तरह इसका रिजॉल्व किया जाए। और मुझे लगता है वो संयंत्र अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह हमें एक प्रैक्टिकल वे में देखना चाहिए कि रेलवे लाइन वहां यहां बथनाहा तक जानी है, उसमें क्या दिक्कत है, किस तरह से रिजॉल्व की जाए, ताकि इस तरह की जो कंप्लेंट होती है, जो ये तू मैं होती है, जिससे रिश्ते और खराब होते हैं, ये सब बंद हो जाए। ईपीजी का प्रतिवेदन अभी तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं लिया? इसका कारण क्या हो सकता है? अब ये सवाल जो है, मुझे लगता है बेटर सवाल आपका ये होना चाहिए कि जो ईपीजी रिपोर्ट में जो कहते हैं 1950 की संधि के बारे में विश्लेषण है, उस पे भारत क्या कर रहा है। ईपीजी रिपोर्ट ली नहीं ली वो तो एक बात है। अब 5 साल हो गए हैं, अब अगले 5 साल में ये ना पूछे आप मेरे से कि क्यों नहीं ली है रिपोर्ट। तो मैं समझता हूं कि ईपीजी का इश्यू उठाने से बेटर ये है कि 1950 की संधि पे हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर इस पे समझौता हो जाए, और फॉरेन सेक्रेटरी का मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म मीट करे और 1950 की संधि का रिव्यू का सिस्टम प्रोसेस शुरू हो जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत की ईपीजी रिपोर्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई। जैसे पंचेश्वर आगे बढ़ेगा, अभी भारत सपोर्ट करेगा। अब मैं महाकाली संधि कार्य हुआ, समय कितना हो गया? तो मालूम है 30 साल हो गए। ये बात सही है आपकी, सही है। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की जब पहली विजिट हुई थी, उसमें इसको बहुत जोर शोर से रिवाइव किया था। और मैं समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट है दोनों देशों के लिए, और इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें वाटर शेयरिंग का कुछ इशू है जो एक पॉलिटिकल लेवल पे रिजॉल्व होना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस विजिट में इस पे कुछ ठोस पहल की जाएगी कि विद इन टाइम बाउंड मैनर, विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, जो जॉइंट डीपीआर है ये फाइनलाइज हो, दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोनों देशों के लिए। आपने ईपीजी के रिपोर्ट के बारे में जो बात किया है कि जैसे 1950 की संधि रिव्यू करने के लिए भारत तैयार नहीं हुआ। बिल्कुल तैयार है, तैयार है, एकदम। खारिज करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, खारिज तो अब नेपाल, हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था नेपाल क्या चाहता है, संधि खारिज करना चाहता है या संधि को चेंज करना चाहता है या वही संधि चाहता है। जो भी नेपाल चाहता है हम तैयार हैं। अब खारिज करने की आपने बात की, तो संधि में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप खारिज करना चाहते हैं, आपको ये करना है, तो आप खारिज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो भारत जो है पूरी तरह से ओपन है कि नेपाल क्या चाहता है इस संधि में। तो इसीलिए हम लोग तो कई सालों से तैयार हैं कि इस पे वार्ता शुरू हो जाए। मोदी साहब का प्राथमिकता भी छिमेकी मुल्क को विकास और समृद्धि है ना, उन्होंने कहा है ना बारंबार। लेकिन बांग्लादेश में विकास हुआ, भूटान में भी हुआ, श्रीलंका में विकास कमजोर नहीं है, लेकिन नेपाल में जितना तीव्र गति में विकास होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। तो इस सवाल का जवाब तो आप दीजिए। इसमें भारत का भी हाथ हो सकता है ना। नहीं, भारत क्यों चाहेगा कि नेपाल का विकास ना हो? भारत तो चाहता है कि नेपाल का तेजी से विकास हो, इसीलिए इतने जल ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स अब बन रहे हैं, इसीलिए इतने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बने हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बने हैं, रेलवे लाइंस हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे गहन विचार करना पड़ेगा कि जितना विकास होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ है। इस विजिट के दौरान
नेपाल का प्रधानमंत्री प्रचंड और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो एक बातचीत हुआ ना, 1-to-1 बातचीत होने वाला है। ये बातचीत में दोनों देश का प्रधानमंत्री कैसे बातचीत करना चाहिए। देखिए ये तो डिप्लोमेटिक रूल्स होता है ना, अनुभवी वन मीटिंग है। जी नहीं ये 1-on-1 मीटिंग है, इसके बारे में मैं क्या कैसे विषय वस्तु उठाना चाहिए। नहीं, इसके बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता। ये भ्रमण उपलब्धि मूलक होगा, आइस ब्रेक हो सकता है, पूरी उम्मीद है मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एक्सेलेंसी, समय दिया आपको, मैं हृदय से सम्मान प्रकट करना चाहता हूं। प्लेजर। नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नबिल ब्याङ्क, सँगै अघि। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। राष्ट्रको सान, किसान। Dimex UPVC window and door system made in Nepal.